आज का ये मंच, आज का ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। साथियों, बहुत सारे लोग यहाँ बोल चुके हैं और अभी आखिरी बात मुझे कहने का मौका है, तो विस्तार से मैं अपनी बात आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। साथियों, इस देश में अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा फैसला हुआ और वो फैसला 10% आरक्षण का था। और ये 10% आरक्षण का जो फैसला है, ये ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों के लिए है। इस तरह का संविधान संशोधन किया गया और ये संविधान संशोधन संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है। इसके बावजूद भी संविधान में संशोधन किया गया और ये कहा गया कि ये ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के जो लोग हैं, इनके गरीब लोगों को ये आरक्षण दिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए ये बात आपको समझाना बहुत जरूरी है कि अनुसूचित जाति के लोगों को भारत के संविधान में किस आधार पर आरक्षण दिया गया। तो आधार है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, कि ये शेड्यूल कास्ट के लोग सोशली बैकवर्ड है, ये लोग एजुकेशनली बैकवर्ड है और सोशली बैकवर्ड होने के साथ साथ ब्राह्मण धर्म के लोगों ने इनको अछूत बनाया है। इसलिए भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा इनको आरक्षण दिया गया। दूसरा, शेड्यूल ट्राइब आदिवासी है। आदिवासियों को भी जो कसौटी है आरक्षण देने की संविधान में, वो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है। और तीसरी कसौटी है कि ये लोग ट्राइबल ट्रेड के लोग हैं, इनके अंदर ट्राइबल ट्रेड दिखाई देते हैं और इस वजह से इनको संविधान ने आरक्षण दिया है। तीसरा है पिछड़ा वर्ग ओबीसी, तो ये भी सोशली बैकवर्ड है, एजुकेशनली बैकवर्ड है और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। और इसके साथ साथ ये जो बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, ये बैकवर्ड है मगर अछूत नहीं है, ये बैकवर्ड है मगर आदिवासी नहीं है। इसके बावजूद भी ये ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं है, वैश्य नहीं है, ये 3 वर्ण के चातुर्वर्ण में नहीं है। तो अपने आप में वर्ण व्यवस्था में पिछड़े वर्ग को ब्राह्मण धर्म के लोगों ने शूद्र बनाया। शेड्यूल कास्ट के लोग शूद्र नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग अछूत है। पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं, ओबीसी के जो लोग हैं, वो
शूद्र वर्ण के लोग ब्राह्मण धर्म के अनुसार माने गए हैं। यह बात 1848 को ज्योतिराव फुले ने, जो माली जाति के थे, उन्होंने इस बात को लिख कर रखा और आज तक ये बात, इसको आधार बनाकर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को आरक्षण दिया गया। उसके अलावा एक और कसौटी भारत के संविधान में दी गई है। वो कसौटी क्या है? वो कसौटी है, संविधान में लिखा हुआ है कि those who are not adequately represented, जिनको प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उन लोगों को आरक्षण दिया जाए। अब मैं आपको भाजपा ने जो आरक्षण दिया, वो आरक्षण ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के लोगों को दिया गया। तो उनका शासन प्रशासन में कितना प्रतिनिधित्व है? तो 2017 में मैं शरद यादव जी के घर में गया था, तो उन्होंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा और मंत्रियों ने जवाब दिया और जवाब देकर कहा कि इनकी प्रशासन में संख्या 2% है। इसका मतलब है कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, 6% क्षत्रिय लोगों की संख्या है, 5.5% वैश्य लोगों की संख्या है। मगर प्रशासन में क्षत्रिय लोगों की प्रशासन में संख्या 2-3% से ज्यादा नहीं है, वैश्य लोगों की संख्या 2% से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब यह है कि 79.2%, लगभग 80%, तो इस 80% में केवल 5% क्षत्रिय और वैश्य लोगों को है। बाकी 74.2% सारी संख्या पर इन्हीं लोगों का कब्जा है, ब्राह्मण लोगों का कब्जा है। अगर हम लोग इस संख्या की बात को सही तरीके से जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो 3.5% लोगों को यदि 35% दिया जाए तो 10 गुना हो जाता है। अगर 70% दिया जाए तो ये 20 गुना हो जाता है। और इनका परसेंटेज कितना है? 74.2%, यानी 20 गुना से भी ज्यादा, 21 गुना से भी ज्यादा प्रशासन में इनकी संख्या है। तो संविधान क्या कहता है? Those who are not adequately represented, अर्थात जिनको प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, उन लोगों को आरक्षण दिया जा सकता है। मगर इनकी संख्या तो प्रशासन में ज्यादा नहीं है, बल्कि बहुत ज्यादा है, एक्सेसिव है, बहुत ज्यादा। इसको और ये कहा जा सकता है कि दूसरों के अधिकारों पर अतिक्रमण करने के हद तक ज्यादा है। तो ये जो प्रशासन में इनका परसेंटेज, ब्राह्मण और तत्सम ऊंचे जाति के जो लोग हैं, उन लोगों को ये 10% दिया गया। पहले से 79.2% है, 10% और ऐड कर लो तो ये 89.2% हो जाएगा। फिर लोग बचते हैं 85%। 85% लोगों के लिए कितना बचा? 11%। इसका मतलब यह है कि सारा का सारा प्रशासन पर इसी तरह से कब्जा किया गया और एकाधिकार निर्माण किया गया। भारत के संविधान में, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एकाधिकार का विरोध किया गया है और लिखा है
कि समता प्रस्तावित होनी चाहिए, मगर इसके विरोध में एकाधिकार स्थापित कर दिया गया और ये कहकर आरक्षण दिया गया कि ये लोग आर्थिक दृष्टि से गरीब लोग हैं, हम लोग गरीबों के विरोध में नहीं हैं। अगर आप गरीबों की गरीबी निर्मूलन करना चाहते हैं, हम लोग गरीबों के विरोध में नहीं हैं। गरीबों की गरीबी निर्मूलन करने के लिए भारत सरकार के पास 24 लाख करोड़ रुपए का बजट है और अगर सरकार चाहती है तो वो उन गरीबों की गरीबी का निर्मूलन करने के लिए बजट अलोकेट कर सकती है, मगर उन्होंने बजट अलोकेट करने के बजाय उन्होंने आरक्षण दिया और सरकारी विभागों में नौकरियां खत्म हो गई, प्राइवेटाइजेशन हो गया। सरकारी विभागों में SC ST OBC को आरक्षण था, वहां पर प्राइवेटाइजेशन लागू कर दिया। प्राइवेटाइजेशन लागू करने की वजह से इन सभी लोगों का आरक्षण खत्म हो गया और इन लोगों को आरक्षण दिया गया। तो ये सारा का सारा कब्जा करने का मामला है। और दूसरी भयंकर बात है, उस भयंकर बात को भी समझना जरूरी है कि आरक्षण गरीबी निर्मूलन का कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण कोई गरीबी निर्मूलन के लिए नहीं बनाया गया, तो शासन और प्रशासन में पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के लिए दिया गया। ये जो नौकरियां हैं, ये नौकरियां नहीं है, ये प्रशासन में प्रतिनिधित्व का मामला है। अगर लोकतंत्र है, सारी दुनिया में लोकतंत्र है, जहां भी लोकतंत्र है वहां प्रतिनिधित्व के बगैर लोकतंत्र नहीं हो सकता। भारत में 130 करोड़ लोग हैं, 130 करोड़ लोग संसद में जाकर नहीं बैठ सकते, इसीलिए उनके प्रतिनिधि संसद में जाकर बैठते हैं और इसी के आधार पर सारे दुनिया का लोकतंत्र चलता है। तो इसीलिए हमारा कहना ये है कि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व का अधिकार है आरक्षण। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी जिसमें मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, ये सारे के सारे जो माइनॉरिटी के लोग हैं, इन लोगों को इस देश में अधिकार से वंचित किया गया। ये जो षड्यंत्र किया गया है, ये षड्यंत्र साथियों हम लोगों को समझना होगा, ये जानना होगा कि आज अगर हम देखेंगे तो परिस्थितियां कितनी ज्यादा खतरनाक है, परिस्थितियां कितनी ज्यादा बदली हुई है। 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू किया गया और जब संविधान लागू किया गया तो पहली बार 1952 को प्रथम लोकसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3.5% ब्राह्मणों को 60% टिकटें दी, 47% ब्राह्मणों को चुनवा कर लाया और भारत के संसद पर कब्जा करवाया। और कब्जा करवाने के बाद ऐसे ऐसे कानून बनाए, ऐसे ऐसे कानून बनाए, कानून बनाने के बाद आज हम देखते हैं लोकतंत्र की हालत क्या है। मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं। 2009 में 375 सीटों पर ब्राह्मणों के पार्टी का कब्जा था। इसे हमारे लोगों को पता नहीं है। जिन लोगों की संख्या 3.5% है, उसकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। सबसे पहली पार्टी नेशनल लेवल की कांग्रेस, चटर्जी, मुखर्जी, बैनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर, इन लोगों ने बनाई। तो इन लोगों ने जो बनाई है, अजान हो रही है, हम लोग 2 मिनट रुकते हैं और सम्मान सभी धर्मों का होना चाहिए।
मुद्दे पर बात करते हैं। हेलो साथियों, मैं आप लोगों को बता रहा था कि आज के तारीख में जो हमारे देश में लोकतंत्र है वो किस तरीके से उस पर कब्जा किया गया है, इस बात को हम लोगों को जानना समझना बहुत जरूरी है। और इसीलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जिन लोगों की संख्या 3.5% है, उन लोगों की 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। पहली पार्टी नेशनल लेवल की 1885 में बनाई कांग्रेस है। ये चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर इन लोगों ने बनाई। दूसरी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, ये 1925 को बनाई। बॉम्बे में श्रीपाद अमृत डांगे, ये कोकनस्थ ब्राह्मण इन्होंने बनाई। तीसरी है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, ईएमएस नंबूद्रीपाद, ये केरला का नंबूद्री ब्राह्मण थे, इन्होंने बनाई। ये भी नेशनल लेवल की पार्टी है। चौथी नेशनल लेवल की पार्टी है जो ब्राह्मणों के द्वारा बनाई गई, वो भारतीय जनता पार्टी है। ये पार्टी बनाने के पहले ये आरएसएस ने बनाई, उसका नाम था जनसंघ। उसका पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम था श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी बंगाली ब्राह्मण थे। ये पार्टी जब 77 में जनता पार्टी में विलीन कर दी गई, उसके बाद विवाद हुआ, अटल अडवाणी बाहर आ गए। बाहर आने के बाद इन लोगों ने एक अलग पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम था भारतीय जनता पार्टी। और इस भारतीय जनता पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। तो ये भी चौथी पार्टी, पांचवी पार्टी तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी। इसको पिछले साल अक्टूबर महीने में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया। तो ब्राह्मणों की अकेले 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। और 2009 में इन पार्टियों के 375 मेंबर पार्लियामेंट चुनकर आए और देश की संसद पर इन्होंने कब्जा किया। 2014 में लोकसभा का चुनाव हुआ और 411 लोकसभा की सीटों पर इनका कब्जा हुआ। जो आंकड़े मैं आपको बता रहा हूं, चुनाव आयोग के साइट पर जाके देख लो, वेरीफाई कर लो, तो आपको पता चलेगा। मैं जो कह रहा हूं मानो मत, देखो, वेरीफाई करो, आपको पता चलेगा। इससे आपको पता चलेगा कि जिनकी संख्या 3.5% है, उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां है। और दूसरी और 2 पार्टियां है। एक नेशनल लेवल की पार्टी काशीराम जी ने बनाई थी, बहुजन समाज पार्टी। चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दे दिया कि आपका वोट ऑफ परसेंटेज घट गया है, क्यों ना आपकी पार्टी का नेशनल स्टेटस रद्द कर दिया जाए। 7वीं पार्टी है शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, उसको भी चुनाव आयोग ने नोटिस दे दिया कि आपका भी वोट ऑफ परसेंटेज घट गया है, क्यों ना आपके पार्टी का मामला रद्द कर दिया जाए। हम ये मानकर चलते हैं कि आज नहीं तो कल इनका खत्म हो जाएगा। तो लगभग 5 पार्टियां ही आज के तारीख में नेशनल लेवल की पार्टियां है और इनका ही सारे देश भर कब्जा है, सारे देश भर एकाधिकार है। इसका मतलब है इन्होंने संसद में जैसे उनको चाहिए वैसे कानून बनाए। और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में लिखा हुआ है कि 6% वोट जिस पार्टी को 3 राज्यों में पड़ेंगे, उस पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। मगर ब्राह्मणों की संख्या तो 3.5% है। जिनकी संख्या ही 3.5% है, उनकी एक भी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं बन सकती, मगर उनकी 5-5 नेशनल लेवल की पार्टियां बनी हैं।
इसका मतलब यह है कि ये कानून और संविधान के विरोध में जाकर बनाई गई है। ये बात साथियों हमको समझना होगा। इसलिए दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, लोकतंत्र सारे दुनिया में 4 पिलर पर खड़ा है। दूसरा पिलर है कार्यपालिका, जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस अधिकारियों से बनता है, और इसमें इन लोगों का परसेंटेज 79.2% है। इसका मतलब है राउंड अबाउट 80% है। तो इससे सिद्ध होता है कि इस पर भी इन्हीं लोगों का कब्जा है। तीसरा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का। ये जो जुडिशरी है, ये जुडिशरी, इस पर इन लोगों का 97% कब्जा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में। और चौथा है मीडिया। 4 प्रकार का है मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया जहां अखबार छपते हैं, ट्रेडिशनल मीडिया, मुरारी बापू, आसाराम बापू, डोंगरे महाराज, ओझा महाराज, पाजा महाराज, राजा महाराज, एलियदर महाराज, बचा खुचा महाराज, ये सारा का सारा कब्जा है। और चौथा मीडिया है होकल मीडिया। जैसे मैं माइक पर भाषा का उपयोग करते हुए बोल रहा हूं, तो इन पर भी उन्हीं लोगों का कब्जा है। हम लोगों को कहते हैं इनको ठीक से हिंदी बोलना नहीं आता है, तो इनका ही कब्जा है। लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है। और अगर चारों पिलर पर ब्राह्मणों का कब्जा है तो ये लोकतंत्र कहां है? ये तो ब्राह्मण तंत्र है। और अगर ये ब्राह्मण तंत्र है तो इसका मतलब है ब्राह्मणों ने सारे देश पर भी कब्जा कर लिया है। सारे देश भर में कब्जा कर लिया है। अगर सारे देश भर में कब्जा कर लिया है तो इसका मतलब है उनको हमेशा डर लगा रहता है कि हमारा कब्जा कहीं खत्म न हो जाए। इसलिए शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब से, शेड्यूल ट्राइब को बैकवर्ड क्लास से, बैकवर्ड क्लास की अलग अलग जाति को दूसरे जातियों से, जैसे एमबीसी है, एमबीसी को नोमेडिक ट्राइब से, एमबीसी को ओबीसी से, ओबीसी से माइनॉरिटी को, इस तरह से लड़ाने और भिड़ाने का काम करते रहते हैं। और लगातार ये लड़ाई भिड़ाई जो है वो लगातार सारे देश भर में करते रहते हैं। जब हमारे लोग आरक्षण की मांग करते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों के पास मेरिट नहीं है। मेरिट नहीं का मतलब क्या होता है? ब्राह्मण कहता आपके पास मेरिट नहीं है, बैकवर्ड को कहता है, ओबीसी को कहता मेरिट नहीं है। मेरिट का क्या मतलब है? लायक नहीं हो। लायक नहीं का क्या मतलब है? नालायक हो। गाली देते हैं। यानी जब नौकरी देने का मामला आता है तो कहते हैं तुम लायक नहीं हो, नालायक हो। और जब फसाद करने का मामला आता है, दंगे फसाद का मामला आता है, तो कहते बहुत लायक हो, बहुत अच्छे हो। और इस तरह से दंगे फसादों में हमारे लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। शेड्यूल कास्ट का इस्तेमाल किया जाता है, शेड्यूल ट्राइब का इस्तेमाल किया जाता है, ओबीसी का इस्तेमाल किया जाता है। 3000 साल से जब इन्होंने सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की, पुष्यमित्र शुंग नाम का ब्राह्मण था, सेना में सम्राट बृहदत्त मौर्य की हत्या की। पाटलिपुत्र में हत्या करने के बाद ये पुष्यमित्र शुंग जो है वाराणसी आया, वाराणसी से फैजाबाद आया, फैजाबाद के पास साकेत है, साकेत को अयोध्या बनाया और अयोध्या को उन लोगों ने ये बनाया। इस तरह से साकेत को अयोध्या बनाया और अयोध्या बनाकर उन लोगों ने कब्जा करने की कोशिश की। ये सारी कहानी हम लोगों को समझना होगा, हम लोगों को जानना होगा कि इन लोगों ने 3000 साल से बृहदत्त मौर्य की हत्या करने के बाद शेड्यूल कास्ट की पिटाई की, शेड्यूल ट्राइब की पिटाई की, बैकवर्ड क्लास की पिटाई की, हम सब लोगों की 3000 साल से पिटाई की। जिन लोगों ने, जिन ब्राह्मणों ने हम लोगों की 3000 साल से पिटाई की, धुनाई की, उन लोगों को कह रहे हैं तुम हिंदू। बड़ी अजीब किस्म की बात है। अरे जिन लोगों ने हमारी 3000 साल से पिटाई की, जिन्होंने हमें गुलाम बनाकर रखा, उनका धर्म और हमारा धर्म कैसे एक हो सकता है? और अगर एक था तो 3000 साल से पिटाई कैसे की? और अगर पिटाई की तो उनका धर्म हमारा धर्म एक कैसे हो सकता?
ये सच्चाई हम जब कहते हैं, जब हम सच्चाई कहते हैं तो कहते हैं तुम धर्मद्रोही हो। जब हम सच्चाई कहते हैं तो कहते हैं तुम देशद्रोही हो। तुम लोगों से हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, तुम भारत के रहने वाले नहीं हो, तुम विदेशी हो। विदेशी होकर भारत में आकर कब्जा किया हुआ हो, अब तुम सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हो। तुम्हारे सर्टिफिकेट पर मैं पेशाब करता हूं। इन लोगों ने बाबा साहब आंबेडकर को भी देशद्रोही कहा था। जो भी ईमानदारी से काम करता है अपने समाज की, उनको ये लोग देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटते हैं। तो ये देशद्रोही का सर्टिफिकेट बांटने वाले जो लोग हैं, अब हम लोग इनके सर्टिफिकेट पर खड़े होकर पेशाब करते हैं। बैठे होकर कहने के बजाय खड़े खड़े पेशाब करते हैं। हम इनके सर्टिफिकेट को बिल्कुल भी रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो इस तरह से साथियों, मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उनको ये मालूम होना चाहिए कि उन लोगों के पास सर्टिफिकेट बांटने का जो धंधा उन्होंने खोल रखा है, उस धंधे को हम नहीं मानते। और हमें धर्मद्रोही या देशद्रोही कहकर अगर तुम सोचते हो कि तुम हमारी बोली बंद करवाओगे, बोलना बंद करवाओगे, तुम्हारा बाप दादा कोई कुछ नहीं कर सकता हम लोगों की बोली बंद करवाने के लिए। तुम्हें वामन मेश्राम को गोली मारनी होगी। मैं कुत्ते की मौत मरने वाला नहीं हूं। मैं लड़ते लड़ते मरूंगा, लड़ते लड़ते मरूंगा। महाराष्ट्र में जब 2-3 लोगों को गोली से मारा तो नागपुर के पुलिस कमिश्नर से मुझे टेलीफोन आया, कहा कि मेश्राम जी बोल रहे हैं। हमने कहा है। तो आपको ऊपर निर्णय लिया गया है पुलिस सिक्योरिटी देने का। मैंने कहा किसने लिया? फडणवीस ने लिया ना, वो ब्राह्मण, उसने लिया ना मेरे को सिक्योरिटी देने का निर्णय। वो सिक्योरिटी देना चाहता है कि सीआईडी करवाना चाहता है मेरी? तुम्हारी सिक्योरिटी पर मैं पेशाब करता हूं। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे डराना चाहते हो तो मैं तुमको बताना चाहता हूं कि हमारे 500 लोगों ने भीमा कोरेगांव में तुम्हारे 28,000 लोगों को मारा था। मैं उस खानदान का आदमी हूं। याद रखो, भीमा कोरेगांव में जिन 500 लोगों ने तुम्हारे 28,000 लोगों को मारा था, उन खानदानों का मैं हूं और उनका ही खून मेरे रगों में आज भी है, वो भी ठंडा नहीं हुआ है। मैं ऐसे रैलियों में मेरा खून और थोड़ा सा गर्म करने के लिए घूमते रहता हूं कि कहीं ठंडा ना हो जाए। पहले से गर्म है, उसको और गर्म करने के लिए घूमते रहता हूं। तो इसलिए जो लोग हमें डराने की कोशिश करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। किस लिए लड़ाई लड़ेंगे? हम लोगों को संविधान में लिख कर दिया है, समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने के लिए ये संविधान लिखा गया है। ये संविधान इसीलिए लिखा गया और ये संविधान इस देश में नमन करने के लिए सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों का अवरोध है। और इसलिए एक संविधान के समर्थक लोग हैं और एक संविधान के साथ गद्दारी करने वाले लोग देश में है। आप लोगों को याद होगा, पिछले साल दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्राह्मणों के 9 नौजवानों ने भारत के संविधान को जलाया और पुलिस लोगों के सामने जलाया। उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं किया गया। और हम लोग सच बोलते हैं, हम कहते हैं ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। हम ये नहीं कह रहे कि 3.25 है, हम कह रहे 3.5 है भाई। तो हम आपकी कम भी नहीं कह रहे, 3.5 कह रहे। और ये सरकार का आंकड़ा है। जब सरकार ही 3.5 कह रही है तो हम 3.25 क्यों कहे? हम भी 3.5 कह रहे हैं। तो जो सच कह रहे हैं, साला सच अपराध कैसे हो गया?
जब सरकार ही कह रही है। इसलिए ये बातें हम कहते रहेंगे। अभी एक और बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं। बोलने के लिए मेरे पास 45 मिनट बोलता है, मेरा क्लास कम से कम 1.5 घंटे का चलता है। मैं जब बोलना शुरू करता हूं तो कम से कम 1.5 घंटा, फिर 1:45 होता है, कभी 2 होता है, फिर 2:30 होता है। ईवीएम मशीन पर मैंने एक जगह 3 घंटे बोला, 3 घंटे ईवीएम मशीन पर, और सारे सबूत के साथ, सारे डॉक्यूमेंट्री सबूत के साथ। अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम मशीन के विरोध में चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? ईवीएम मशीन के विरोध में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। क्या दिया? केवल ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव केवल ईवीएम मशीन के द्वारा नहीं हो सकता। फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। फ्री यानी मुक्त नहीं हो सकता, फेयर यानी निष्पक्ष नहीं हो सकता, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और कब कह रहा है? 8 अक्टूबर 2013 को कह रहा है। और कहा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए पेपर ट्रेल मशीन लगाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उस आदेश पर चुनाव आयोग ने अमल नहीं किया 2014 में। जब अमल नहीं किया तो मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा और कहा कितने जगह लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, कितने जगह लगाया? तो चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया। मैंने उसका परसेंटेज निकालकर सुप्रीम कोर्ट को लिख कर दिया। परसेंटेज था 0.33, आधा % भी लागू नहीं किया। और वो भी कहां लागू किया? नागालैंड, मिजोरम में। साला पता ही नहीं हम लोगों को कि लागू है नहीं है। नागालैंड, मिजोरम, चाइना के बॉर्डर पर। तो इस तरह से चुनाव आयोग ने 0.33% लागू किया। और ये बात चुनाव आयोग ने मुझे खुद लिख कर दिया। ये लिखी हुई बात मैंने सुप्रीम कोर्ट को दी, डॉक्यूमेंट्री दी। फिर मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा, अरे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पेपर ट्रेल मशीन लगाने का, तो क्यों नहीं लागू कर रहे हो? तो चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया। क्या लिख कर दिया? नरेंद्र मोदी पैसा नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी पेपर ट्रेल मशीन खरीदने के लिए पैसा नहीं दे रहा है। हमारे पास खजाना नहीं है, खजाना नरेंद्र मोदी के पास है, तो हम कैसे लगाए? चुनाव आयोग ने मुझे लिख कर दिया। लिख कर देने के बाद मैंने चुनाव आयोग को लेटर लिखा और कहा कि नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रधानमंत्री आखिरी अथॉरिटी नहीं है। प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति है।